जमालपुर गांव में बबीता अपनी दो बेटी शर्मिली और सुमन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बबीता के पति का कुछ समय पहले ही इंतकाल हो गया था, इसलिए बबीता सोचती है कि उसकी बेटियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। मुंशी जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, कोई रिश्ता देखकर बताओ लड़की के लिए। लड़की 19 साल की हो गई है। भाभी जी, मैंने बहुत जगह बात की, लेकिन हर कोई दहेज मांगता है। कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। मुंशी जी, तुम तो जानते ही हो हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। मैं जो दूसरों के घरों में काम करके पैसा कमाती हूँ, उससे तो बस घर का खर्चा ही चल पाता है। ऐसे में हम दहेज कहाँ से देंगे? भाभी जी, एक रिश्ता है, लेकिन आदमी की उम्र लगभग 50 साल है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है, पहली पत्नी से 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आदमी मालदार है। तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुंशी जी, उम्र बहुत ज्यादा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों का काम तो कहना ही है। अगर अच्छे घर में करोगी तो दहेज देना ही पड़ेगा। आजकल कोई भी आदमी बगैर दहेज के शादी नहीं करता है, और तुम्हारे पास तो खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में दहेज कहाँ से दोगी? तुम सही कह रहे हो मुंशी जी, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम बात करके लड़की की शादी करवा दो। कुछ ही दिनों में शर्मिली का विवाह हो गया। जिस आदमी से विवाह हुआ था उसका नाम था अशोक। अशोक एक सरकारी कर्मचारी था। अशोक के 2 लड़के थे, आकाश और सुमित, और एक विधवा बहन भी थी जो घर की मालकिन थी। उनका नाम रूपाली था। आकाश, अपनी माँ के लिए बाजार से कुछ ठंडी चीजें ले आ, गर्मी बहुत हो रही है। उतने में ही अशोक आ जाता है। उसके हाथ में कुछ सामान था। अशोक शर्मिली को खुश रखने के लिए कोई न कोई तोहफे रोज लाया करता, लेकिन शर्मिली को ना जाने क्यों अशोक के पास बैठना और हंसने बोलने में भी संकोच होता था। इसका कारण ये था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने सिर झुकाकर देह चुरा कर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वो उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती थी, अशोक के सामने आते हुए शर्माती थी। अरे भाग्यवान, तुम मुझे देखकर ऐसे भागती हो जैसे मैं कोई खौफनाक जानवर हूँ। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम ऐसे ही शर्माती रही तो घर कैसे चलेगा? तुम अब इस घर की मालकिन हो, जो मन में आए वो करो। अशोक अपनी बहन रूपाली को बुलाता है और उससे घर की चाबी लेकर शर्मिली को घर की खजांची बना देता है। रूपाली, अब से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी। जिस भी चीज की जरूरत हो शर्मिली को बोल दिया करो। और शर्मिली, तुम रूपाली का ध्यान रखना, बेचारी सारा दिन परेशान सी रहती है। घर में जिस चीज की भी उसे जरूरत हो उससे मंगा लिया करो। मैं हर महीने की तनख्वाह तुम्हें दे दिया करूँगा, क्योंकि घर के सारे खर्चे अब तुम्हें ही उठाने हैं। अशोक पूरे महीने की कमाई शर्मिली को दे देता है। उनका ख्याल था कि शर्मिली इन रुपयों को देकर फूली नहीं समाएगी। उधर अशोक की बहन रूपाली मोहल्ले की औरतों से शर्मिली की खूब चुगली करती है। अरे जब से आई मालकिन बनी बैठी है, एक एक पैसे का हिसाब लेती है। मैं कभी अपनी जरूरत के लिए थोड़े बहुत पैसे मांग लेती हूँ तो टालम टोल करती रहती है, फिर कहीं 3-4 बार कहने पे ही पैसे देती है। बहन, तेरे भाई को भी क्या बुढ़ापे में इस जवान लड़की से शादी करने की पड़ी थी? कोई मेल भी तो हो, देखने में उनकी बेटी लगती है। अपनी शादी न करके अशोक की शादी कर लेता तो सही रहता। और चल बहन, मैं चलती हूँ। पता नहीं निगोड़ी घर में क्या कर रही होगी। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे, चल के देखती हूँ खाना बनाया है कि नहीं, कहीं बच्चे भूखे तो नहीं बैठे रहे। रूपाली उस दिन से शर्मिली से जलने लगी थी, जब से अशोक ने उसे घर का खजांची बना दिया था। रूपाली हर वक्त शर्मिली को अच्छी बुरी सुनाती थी और उस पर नए नए आरोप लगाती थी। एक दिन शर्मिली छत पर किसी काम के लिए जाती है तो रूपाली कहती है, अरे न लाज है न शर्म, निगोड़ी ने हाया भून खाई है। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कल परसों की बहू छत पर चढ़ी डोल रही है। अरे अपने घर को सीखा था या नहीं? दीदी, मैं कपड़े लेने गई थी, आंधी बहुत तेज आ रही थी, कपड़े कहीं उड़ न जाए इसलिए मैं चली गई थी। अरे मुझे बुला लेती, मैं क्या मर गई थी? लेकिन तू मुझे क्यों बुलाएगी? तुझे तो दूसरों से नैन लड़ाने हैं। घर का सारा काम यूं ही पड़ा है, बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे, उनके लिए खाना पकाया है कि नहीं? सुबह से कपड़े ही धो रही थी, बस अभी फारिग हुई हूँ।
बेचारे की जिंदगी खराब हो गई। पहले पैसे मेरे हाथ में रहते थे तो बच्चों को थोड़े बहुत पैसे दे दिया करती थी, लेकिन जब से अशोक ने पैसे तुझे देना शुरू किए हैं, तब से तूने बच्चों को 1 रुपए भी नहीं दिए हैं। बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे। पहले 1 रुपए की मिठाइयाँ खा जाते थे, अब धैले धैले को तरसते हैं। शर्मिली बिना कुछ कहे रूपाली की सारी बातें सुनती रहती है। बेचारी कभी उल्टा जवाब नहीं देती, एक कमरे में जाकर खूब रोती और अपने नसीब को कोसती, लेकिन रूपाली को शर्मिली पर बिल्कुल तरस नहीं आता। वो छिप छिप कर उसकी बातें सुना करती। शर्मिली रूपाली को देखकर कांपती रहती थी। एक दिन शर्मिली ने अपने पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती है, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि ये मालकिन क्यों नहीं बनी है, तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। यही मालकिन बनी रहे, मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने न दिया करे। ये कहते कहते शर्मिली की आंखों से आंसू बहने लगे। अशोक को अपना प्रेम दिखाने का ये बहुत ही अच्छा मौका मिला। मैं आज ही उनकी खबर लूंगा, साफ कह दूंगा, मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की मालकिन वो नहीं है, तुम हो। वो केवल तुम्हारी सहायता के लिए। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें परेशान करती है तो उनके यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वो तो अपनी बहन ही है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी थी तो रख लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर राज करे। लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वो आंखें लाल पीली करके दौड़ती है। मुझे समझती है कि लड़कों को देखकर जलती है। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं, मुझे उनसे जलन क्यों होने लगी। तुम्हें जो लड़का परेशान करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि कौन आंखें लाल पीली करता है। अशोक को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी सुमित को आज ही ठीक किए देता हूँ। अशोक ने रूपाली को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, ये नहीं कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी है तो मुझे बताओ, शर्मिली को उल्टा सीधा क्यों सुनाती हो? रूपाली समझ गई कि बहू ने सारी बात अशोक को बता दी है, लेकिन रूपाली दबने वाली औरत नहीं थी। वो बोली, अरे क्या हुआ जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी, कुछ पूछना न ताचना। बस उसने तार खींचा और तुम काट के सिपाही की तरह तलवार निकाल कर खड़े हो गए। तुम हमेशा शर्मिली को परेशान करती रहती हो, उसमें कमियां निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी है तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है इंसान का। तुम्हारी यही मर्जी है ना किसी बात में न बोलूं, यही सही। लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी। जब मेरी बातें जहर लगती है तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो मैं बोलूं? मेरे से क्या है, कुछ भी करती फिरे, मुझे क्या लेना। इतने में आकाश और सुमित स्कूल से आ गए। आते ही दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। आज से मुझसे कुछ नहीं मांगना, जो लेना है अपनी नई अम्मा से लेना। अशोक दोनों बच्चों को धमकाते हुए कहता है, अगर तुम दोनों ने अपनी माँ को परेशान किया तो दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। अरे सारा दिन यहाँ से वहाँ फिरते रहते हो, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो। अगर मैंने दोबारा सुना कि तुम दोनों ने अपनी माँ को परेशान किया है तो तुम्हें बाहर भेज दूंगा पढ़ने के लिए। उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते रहते हो। कभी भी पैसे वैसे नहीं देते, हम स्कूल यूं ही चले जाते हैं। सब बच्चों के पास स्कूल में पैसे होते हैं और हम बिल्कुल खाली जाते हैं। अब वो कहती है अगर मुझसे कुछ मांगोगे, परेशान करोगे तो कान काट दूंगी। मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगी हो। झूठ की भी हद होती है। मैं तुम्हें कितने प्यार से रखती हूँ कि कोई बुराई न दे। सौतेली माँ बच्चों को परेशान करती है, मैं तो खुद नहीं खाती, लेकिन तुम दोनों को दे देती हो। इतना सुनना था कि अशोक ने सुमित के दोनों कान पकड़कर उठा दिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रूपाली ने दौड़कर बच्चों को आकाश के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, अरे बस रहने भी दो, बच्चे को क्या मार डालोगे? हाय हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से ये हाल है तो आगे इस घर का खुदा ही मालिक है। शर्मिली से बच्चे के कान का दर्द देखा न गया। वो छुड़ाने को दौड़ी थी, लेकिन रूपाली पहले ही पहुंच गई थी। पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो। जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेंगी। पराई औलाद का दर्द क्या जानू। मुझसे इन बच्चों का दर्द देखा नहीं जाता, वरना इस घर से कब की चली जाती। खड़े तो है, पूछ लो ना,
मैंने क्या आग लगा दी? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझसे पैसे बार बार मांगते हैं, इसके सिवाय जो मेरे मुंह से निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। मैं खुद इन दोनों की शरारत देखता हूँ, अंधा थोड़ी ना हूँ मैं। अरे दोनों जिद्दी और मुंह जोर हो गए। आकाश को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेज देता हूँ। प्रिंसिपल से मेरी बात हो गई है। इसका सारा सामान पैक कर दो। अरे अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेजी से खुल गई? बच्चा हॉस्टल में अकेला कैसे रहेगा? अगर इसकी माँ होती तो ऐसा कभी ना होने देती। तुम्ही ने इन्हें बिगाड़ के रखा है। ना मैं तुम्हें घर की मालकिन बनाता, ना ये बिगड़ते। अरे मैं तो ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, ना बोलूंगी। ये कहकर रूपाली वहाँ से चली जाती है। शर्मीली बच्चे को रोता देखकर परेशान हो उठी। वो सुमित को अपने कमरे में लाकर उसे चुप कराने लगी, लेकिन बालक और जोर जोर से रोने लगा। अशोक को लगा अब शर्मीली मुझसे खूब हंसी मजाक किया करेगी, लेकिन उसकी ये आशा पूरी नहीं हुई। पहले तो शर्मीली कभी कभी उनसे हंस बोला भी करती थी, लेकिन अब बच्चों के ही लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते तो बच्चों को उसके पास बैठा पाते, कभी देखते कि उन्हें नहला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी उनके साथ कोई खेल खेल रही है और कभी कभी कोई कहानी सुना रही है। एक दिन अशोक का एक दोस्त अशोक से मिलने आया और अशोक से कहने लगा, आजकल तो बहुत अच्छे से हंसी खुशी रहते होगे नई बीवी के साथ। अरे तुम बड़े भाग्यवान हो यार, जो इस अधेड़ उम्र में जवान पत्नी मिल गई। बहुत ख्याल रखती होगी तुम्हारा। यहाँ देखो, अरे जिंदगी बवाल हो रही है। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ। अरे कोई लड़की वड़की हो तो बताओ यार। अरे ऐसी गलती ना कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडिया तो लौंडों से ही खुश रहती है। हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ भाई, मैं तो शादी करके यार बहुत बुरी तरह से पछता रहा हूँ। अरे बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी के मजे उठा लूं, लेकिन अब अरे ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई। अशोक भाई तुम भी क्या बात करते हो यार। लौंडिया को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है। जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रंग रूप की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। मैं ये सब कुछ करके हार चुका हूँ भाई। अच्छा तो मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। अरे आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। अरे क्या मजाल कि चेहरे पर एक झुर्रियां या सर का बाल पका रह जाए, ना जाने भाई क्या जादू कर देते हैं। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ आदमी का होलिया ही बदल देते हैं। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फीस क्या लेते हैं भाई? अरे फीस तो यार मुझे पता नहीं, शायद 500 रुपए लेते होंगे। ऐसे काम के लिए इससे कम तो भाई होगा नहीं। अजी कोई पाखंडी होगा। अरे बेवकूफों को लूट रहा होगा। कोई मेकअप वेकअप लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तेहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं है। देखो 10-5 की बात होती तो कहता, जरा दिल लगी ही सही। 500 रुपए भाई बड़ी रकम है यार। अरे तुम्हारे लिए 500 रुपए कौन सी बड़ी बात है भाई, 1 महीने की आमदनी है। अरे मेरे पास तो 500 रुपए होते ना तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपए से कहीं ज्यादा है। अरे यार कोई सस्ता नुस्खा बताओ। इतने पैसे हम नहीं दे सकते। तो फिर जवान लड़कों की तरह कपड़े पहनो, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई हो, आंखों में सुरमा और बालों में खुशबू वाला तेल पड़ा हुआ। अरे तोंद का पिचकना भी जरूरी है। जरा तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर देखो कैसे तुमसे हंस हंस के बातें करेगी। और हाँ 10-20 शेर भी याद कर लो। अरे जब भी बात करो ना शायरी कहते हुए करो। 1 महीना मेरी बात का इम्तिहान करके देखो भाई। अगर वो तुम्हारा दम ना भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वो दूं। अशोक ने उस वक्त तो ये बातें हंसी में उड़ा दी, लेकिन इसमें से कुछ बातें उसके मन में बैठ गईं। उस दिन से वो हर रोज जवान दिखने के लिए कोई न कोई काम करते। जब भी शर्मिली से बात करते तो 1-2 शायरी जरूर सुनाते। अशोक की ये चाल काम कर गई। दूसरे दिन जब अशोक ऑफिस से घर आए तो देखा शर्मिली अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें ये कमल खिला हुआ दिखाई दिया। आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर रात देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। समय से घर आ जाया करो। अरे यार ऑफिस में बहुत काम होता है, ओवर टाइम के पैसे अलग से मिलते हैं। अभी थोड़ा काम और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना बनाकर घर आ गया। क्यों इतना काम करते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़ी ना काम किया जाता है। मुझे रुपया का लालच नहीं है। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। भाई आती हुई लक्ष्मी भी तो ठुकराई नहीं जाती ना। लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना ही आना अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त आकाश स्कूल से लौटा और बोला, अम्मा जी कुछ खाने को दे दीजिए। शर्मिली ने एक प्लेट में खाना लाकर आकाश को दे दिया। आकाश खाना लेकर चला गया। पहले तो घर में आते ही नहीं थे, मुझसे बोलते में भी शर्माते थे। किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही
नहीं भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। अशोक को आकाश पर संदेह हुआ और खुद चिढ़कर बोला, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? इसे यहाँ आने मत दिया करो, दीदी के हाथ भिजवा दिया करो। शर्मिली ने ये बात प्रशंसा पाने के लिए लोभ में कही थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। ये कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच प्यार था। लेकिन शर्मिली का ये वार उल्टा पड़ गया। अशोक आकाश पर शक करने लगा। वो उसे शर्मिली से दूर रखना चाहता था। इसलिए अशोक ने कहा, देखो, मैं चाहता हूँ कि कल से तुम स्कूल में ही रहा करो। मैं मास्टर जी से कहकर तुम्हारा इंतजाम करवा दूंगा। मुझे वहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए मैं चला जाऊंगा। आकाश उदास होकर अपनी बुआ के पास जाकर बोला, बापूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। कह रहे थे कि तू यहाँ आवाराओं की तरह इधर उधर फिरता रहता है, स्कूल में रहेगा तो आवारागर्दी से बचूंगा मैं। आकाश एक होनहार लड़का था। ये बात अशोक भी जानता था, लेकिन उसे शर्मिली से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसे स्कूल भेज रहा था। फिर रूपाली बोली, ये तुम्हारी नई अम्मा का करा धरा है, उसी ने कहा होगा। नहीं बुआ जी, मुझे उन पर कोई शक नहीं है। वो बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। तू ये तिरिया चरित्र क्या जाने, ये उसी की लगाई हुई आग है। देख, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। रूपाली झल्लाई हुई शर्मिली के पास जा पहुँची। उसे आड़े हाथ लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथ से जाने नहीं देती थी। शर्मिली उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब न देती थी। वह चाहती थी कि ये सिखावन की बातें कहे, जहाँ मैं भूलूं वहाँ सुधारे, सब कामों में देख रेख करती रहे। पर रूपाली उस पे तनी ही रहती थी। मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो, जो हर वक्त अशोक के कान भरती रहती हो? क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। आकाश को घर से निकालने की तैयारी हो रही है और उस पर कहती हो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएं अगर उसके बारे में मुंह तक खोला हो। मैं खुदा की कसम खाती हूँ। अरे क्यों व्यर्थ कसमें खाती हो? अब तक अशोक कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए आकाश ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर ले आए थे। अभी इसी आकाश को घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बाका हुआ तो तुम जानोगी, वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की। जहाँ बैठता है वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया है, पर स्वभाव लड़कों सा ही है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी। वहाँ किसे फिक्र है कि किसी ने कुछ खाया है कि नहीं? जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? अशोक जब ऑफिस से लौटा तो शर्मिली ने तुरंत आकाश के बारे में कहा, तुम आकाश को स्कूल में छोड़ने की कह रहे थे। मैं आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी, उसके चले जाने पर उसके पढ़ने का हरज ना होगा। अशोक को अब तक ये बात न मालूम थी कि शर्मिली आकाश से अंग्रेजी पढ़ती है। शर्मिली सोच रही थी कि अगर थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलनी आ गई तो अशोक से बात करके उन्हें चकित कर दूंगी। लेकिन ये बात सुनकर अशोक की छाती पर सांप लौट गया। वो तेवर बदलकर बोले, वो कब से पढ़ा रहा तुम्हें? मुझसे तो तुमने कभी नहीं कही ये बात। शर्मिली ने अशोक का ये रूप कभी नहीं देखा था। वो डरकर बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हरज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। ये बात सुनकर अशोक माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गया। उसने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। अशोक को अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने पहले ही क्यों ना इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो ये महारानी इतनी खुश दिखाई देती है, इसका रहस्य अब समझ आया। पहले कभी कमरा इतना सजा धजा ना रहता था। अशोक अगले ही दिन आकाश को हॉस्टल छोड़ाता है। हॉस्टल में जाने के बाद आकाश अपनी पहली माँ को याद करके बहुत रोता है। न कुछ खाता है न कुछ पीता है, जिससे उसका शरीर सूख जाता है। जब ये बात शर्मिली को पता चलती है तो वो बहुत परेशान होती है। सुमित, तुम स्कूल जाकर आकाश को बुला लाओ, कहीं वो बीमार न हो जाए। वहाँ कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। तुम आकाश से कहना माँ बुला रही है, तुम्हें बहुत याद करती है। माँ, मैं कल जाकर भैया को बुला लाऊंगा। तुम भैया की इतनी चिंता क्यों करती हो? देखो कैसा हाल हो गया तुम्हारा। अगले दिन सुमित आकाश से मिलने स्कूल जाता है और आकाश से कहता है, भैया जी, अम्मा तुम्हें बुला रही है। जब से तुम यहाँ पे आए हो तब से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है, सारा दिन बस रोती रहती है। लेकिन जब बाबूजी आते हैं तो वो बाबूजी को खुश रखने के लिए हंसने लगती है। जब कल मैं यहाँ से गया ना तो तुम्हारा हाल पूछने लगी। मैंने कहा वो तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम न रखूंगा।
मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने ही मुझसे कहा था। उनका इतना सुनना था कि फूट फूट के रोने लगी। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आके पहुंचकर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। 2 दिन में वो कितनी दुबली हो गई हैं। तुम्हें ये देखकर उन पर दया आ जाएगी, तो चलो ना मेरे साथ। आकाश बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। अब वो समझ जाता है और खुद से ही कहने लगता है, आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दयी कलंक ना लगाया होगा। बाबूजी को मुझ पर ये संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें ये संदेह हुआ? हाँ, अब याद आया। मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहीं बैठे थे। उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज ये नौबत नहीं आती। और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी। हाय, उनका सरल हृदय यह आघात कैसे सहेगा। बेचारी मुझे अपना बेटा समझती है और पिताजी मुझ पर शक करते हैं। अम्मा ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, हर दम रोती रहती है। कैसे जाकर समझाऊं वो इस अभागे के पीछे क्यों अपने आप को इस परेशानी में डाल रही है। वो बार बार मेरा हाल पूछती है, क्यों बार बार मुझे बुलाती है। कैसे कह दूं कि माँ, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। बाबूजी, तुम ये क्या कर रहे हो? इन ख्यालातों से आकाश की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बता दी। इससे अशोक बहुत परेशान हो गया। उस अनर्थ की कल्पना से ही अशोक के रोंगटे खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। वो आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका दिल घबरा उठा। अगर उसके गुप्त रोने की आवाज बाहर आ जाती तो सुनने वाले रो पड़ते, उनके आंसू बाहर निकल सकते। उन्होंने अपने बेटे के बेरंग चेहरे को प्यार भरी निगाहों से देखा और दर्द से बेहाल होकर उसे अपनी छाती से लगा लिया और इतना रोया कि हिचकी आने लगी।